हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल केवी के इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे में कई सारे साथी हमारे परेशान हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होंगे वहाँ पर डीवी के समय, और बायोडाटा फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कितनी कॉपीज़ जानी हैं। और अगर मेरे पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है या मेरा कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो ऐसे में क्या मैं अपना इंटरव्यू दे पाऊँगा या मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो तो यही है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने डीवी के टाइम ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डीवी के लिए आपने जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा वो तो मैंडेटरी है ही, सारी की सारे आपके प्रोसेस उसी से स्टार्ट होंगे। आपका जो एडमिट कार्ड है, एक आईडी प्रूफ आपको साथ में ले जाना होगा। जैसे ही आप अपने सेंटर पे पहुँचेंगे आपको ये एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के साथ ही एंट्री मिलेगी, और इसी एडमिट कार्ड पर आपका जो है वो जब आपका बायोमेट्रिक होगा तो इस पर स्टैम्प एक लगेगी, जो कि आगे आपको फिर डीवी के टाइम पे वहाँ पर चेक करी जाएगी कि आपकी स्टैम्प पे लगी है या नहीं लगी है। तो अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी ज़रूर रख लें, चाहे तो कलर्ड निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैक एंड वाइट, वो आप जैसा आप सही समझें। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो डीवी का एडमिट कार्ड है वो होना आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। इसके साथ ही ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा। फ़ोटोकॉपी वहाँ पर नहीं मांग रहे हैं, तो एज सच कोई वो रूल नहीं है कि आप वहाँ पर ले जाएँ। हालांकि उसमें कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, ना ही वो आपकी सबमिट करेंगे, बट फिर भी सेफ साइड के लिए अगर आप रखना चाहो तो अपनी आईडी की फ़ोटोकॉपी भी आप रख सकते हो। अब जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो एक तो आपका यही एडमिट कार्ड की एडमिट कार्ड की कॉपी हो गई। सेकेंडली आपका जो टेंथ की मार्कशीट, टेंथ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट, और जैसे कि टीजीटीज़ के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी था। तो आपने जो भी बीए या बीएससी जिस पोस्ट के लिए आपका चल रहा है, आपने जिसमें भी अपना ग्रेजुएशन किया है कंप्लीट, आपकी वो तीनों ही साल की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल एज़ वेल एज़ 1 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी। और इसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन की डिग्री और उसकी फ़ोटोकॉपी। आपने बीएड किया होगा तो बीएड आपका मैंडेटरी है ही इन पोस्ट के लिए, तो बीएड की आपकी मार्कशीट और आपकी डिग्री की एक एक कॉपी चाहिए होगी। इसके साथ ही अगर आपने हायर एजुकेशन में एमए, एमएससी कुछ भी किया है तो आप वो लगा सकते हैं, आपको एक कॉपी इनकी भी चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ साथियों ने अगर नेट वगैरह किया है या किसी के पास कुछ स्पेशल अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ है, जैसे कि किसी के पास नेशनल लेवल का कुछ सर्टिफिकेट है गेम्स में, कंप्यूटर्स में किसी ने ट्रिपल सी या ओ लेवल का रखा है, और अगर किसी का एनसीसी वगैरह है ना, तो इसकी आपकी ओरिजिनल कॉपी और इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ पर चाहिए होगी। आप इसको स्पेशल अचीवमेंट्स वाला जो कॉलम है बायोडाटा फॉर्म में, उसमें आप इसको मार्क कर दीजिएगा। हालांकि अभी बात हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे ही रहते हैं, बायोडाटा की बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट और उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब ये पूरा एक सेट बनेगा आपका, जैसा कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स का एक सेट आपको चाहिए होगा, और ये सेट जो होगा आपका वो सेल्फ़ अटेस्टेड होना ज़रूरी है। तो आप सारी फ़ोटोकॉपीज़ को सेल्फ़ अटेस्ट कर लें। सेल्फ़ अटेस्टेड वहाँ पर आप लिख दीजिएगा सेल्फ़ अटेस्टेड, नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, सिग्नेचर, और उसके नीचे जो भी आपकी इंटरव्यू की डेट है वो डेट आप ज़रूर उस पर डाल दीजिएगा। बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो हमारे बायोडाटा फॉर्म से रिलेटेड आती है कि बायोडाटा फॉर्म की कितनी कॉपीज़ वहाँ पर चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे फिल्डअप होना चाहिए। तो एक कॉमन सा बायोडाटा फॉर्म है, आप सभी ने देख भी लिया होगा, फिल भी कर लिया होगा। जिन्होंने अभी भी नहीं किया है, जिनका आगे इंटरव्यू आने वाला है और वो अभी भी परेशान है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सा बायोडाटा फॉर्म है, राइट साइड में आपका लिखा हुआ है रोल नंबर, कैटेगरी और नीचे फिर नेम वगैरह, तो उसको आप फिलअप करिएगा। लेफ़्ट साइड में सभी लोगों को अपने बायोडाटा पर फ़ोटो को चिपकाना है। कोशिश करिएगा कि आपकी रिसेंट फ़ोटोग्राफ हो। फ़ोटोग्राफ चिपकाना मैंडेटरी है, सारे ही सेंटर्स पर फ़ोटोग्राफ मांग रहे हैं, तो आपके बायोडाटा फॉर्म के ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब बायोडाटा फॉर्म में नॉर्मल सारी एंट्रीज़ हैं, फादर्स नेम और जो भी आपका एड्रेस वगैरह जो कुछ है, और आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो आप अपनी फिल कर दीजिएगा। प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ 2 जगहों पर, एक तो एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ है उस वाले कॉलम में, और एक सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट वाले कॉलम में। तो एक्सपीरियंस, जिन लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर लगाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे साथी जो प्राइवेट जॉब में है या जो जॉब नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे फिल करना है, तो उससे रिलेटेड हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर कोई साथी हमारा किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको वहाँ का एक्सपीरियंस अपना लगाना पड़ेगा। अगर वो लगाना चाहता है तो लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो साथी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे केंद्रीय विद्यालय या जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो अपना वहाँ का एक्सपीरियंस उसमें लगा सकते हैं। और जो भी आपको वहाँ पर सैलरी, आपकी फ़िक्स सैलरी है, जैसे कि केवीएस में है, अगर आप पीआरटी पढ़ा रहे हैं तो 21,250, अगर आप टीजीटी पढ़ा रहे हैं तो
शायद 500 जो भी हो, आप अपना वो फ़िक्स अमाउंट मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पर। अगर आप पीजीटी पढ़ा रहे हैं तो 27,500 जो भी है आप अपना मेंशन कर देना वहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ पर का भी फ़िक्स अमाउंट्स आपको मिलता है, तो वो आप अपना वहाँ पर मेंशन कर दें। अब जो साथी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करें। जी हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस को वहाँ पर ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि इसका आपके इंटरव्यू पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपसे इंटरव्यूअर थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच करेगा कि हाँ, इस बच्चे ने जो है वो पढ़ाया हुआ भी है, क्योंकि वहाँ पर पैनल में जितने भी लोग होंगे सबके पास आपका बायोडाटा जाएगा एक कॉपी, तो सभी लोग देख रहे होंगे कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होने वाली है। तो अगर आपने कहीं पर भी पढ़ाया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ उसको फिल करें। तो ये तो बात हो गई, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो फिल कर देंगे। अब अगर किसी ने नहीं पढ़ाया, अगर मैंने नहीं पढ़ाया है तो मैं क्या करूँ? तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आप सारे कॉलम्स में डैश डैश फिल कर दीजिएगा और आपका ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा एक्सपीरियंस वाला। अब जो सबसे ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है वो है योर सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। उसमें आपको 50 वर्ड्स में कुछ लिखना है कि आपको केवीएस क्यों चुनना है, आप क्यों चुने जाएँ, आप क्या सुटेबिलिटी है आपकी, आप क्यों सुटेबल है इस पोस्ट के लिए। तो ऐसे में कई साथी परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं इंटरनेट पर देखने की कि इंटरनेट से कुछ मिल जाए। कई सारे लोग कई सारे वीडियोज़ में देख रहे हैं कि किसने क्या लिखा है, उसका कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। देखने के लिए, आप एक आइडिया लेने के लिए आप देख सकते हो कि हाँ, किसने क्या भरा हुआ है, बट आप ये कोशिश ना करें कि हाँ, किसी ने कुछ लिखा है तो आप उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें। कोशिश करिए कि आप अपने आइडियाज़ को ही उसमें लिखें। आप जो भी फील करते हैं टीचिंग के लिए, जैसे कि टीचिंग आपका पैशन है, आपको टीचिंग पसंद है, तो इस चीज़ को आप मेंशन करिए उसमें। आप हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ईजिली जो है कहीं पर एकोमोडेट हो सकते हैं, है ना। और आपको होम सिकनेस नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप घर के आसपास में ही काम करना पसंद करते हो, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कल्चर जानने में अच्छा लगता है और केवीएस में ये डाइवर्सिटी है, आप बहुत ज़्यादा कल्चर्स से रूबरू होते हैं, है ना। कई जगह पोस्टिंग होती है, तो आपका ट्रैवलिंग का भी एक पैशन है। तो इन चीज़ों को आप चाहें अपने हिसाब से, मेरे ये जो कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपने शब्द देके आप अपने सुटेबिलिटी फॉर पोस्ट में लिख सकते हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 50 वर्ड मांगे गए हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, बट हाँ, आपके पास जो भी आपने लिखा है उससे रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस आपके माइंड में खुद होंगे, तो आप उनके लिए तैयार रहें। कोशिश करें कि अपना ऑथेंटिक आइडिया ही लिखें, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें। तो ये तो बात हो गई आपके बायोडाटा फॉर्म की। मैंने आपको बता दिया है कि 5 कॉपीज़ जानी है और सभी कॉपी पे जो है वो आपकी एक फ़ोटो लगेगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि कुछ साथियों की राइटिंग अच्छी है, कुछ की अच्छी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो जिनकी राइटिंग अच्छी है वो लोग अपनी 5 कॉपीज़ को अपने पेन से अपने हाथ से भर सकते हैं, 5 कॉपीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन साथियों की राइटिंग अच्छी नहीं है वो किसी से भरवा सकते हैं। कोशिश करें कि 5 भरवा लें। अगर 5 नहीं भरती हैं तो 1 कॉपी भरवा के और 4 फोटोकॉपी उसकी करा सकते हैं और वो वहाँ पर सबमिट हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है और आप अगर अपना टाइप्ड वर्जन लेके जाना चाहते हैं बायोडाटा फॉर्म का, तो आप अपने बायोडाटा को कंप्यूटर पर सेम फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं और उसकी 5 कॉपीज़ को प्रिंट करके और उस पर अपनी 5 फ़ोटोज़, एक कॉपी पर एक फ़ोटो एफिक्स करके वहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे बायोडाटा फॉर्म से रिलेटेड। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि अगर सर मेरे पास वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे में क्या मेरा इंटरव्यू होगा या मुझे वहाँ इंटरव्यू कक्ष से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली ही अपना बीएड कंप्लीट किया हो और ऐसे में आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है और ना ही आपकी ओरिजिनल डिग्री है और वहाँ पर तो देनी है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप इस चीज़ को सोच के परेशान हो रहे होंगे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे वहाँ पर डीवी के टाइम आपसे डिग्री मांगी जाएगी और आप कह दीजिएगा कि सर मैंने रिसेंटली अभी अपना बीएड कंप्लीट करा है, इसके चलते मेरे पास डिग्री अभी नहीं उपलब्ध है। तो ऐसे में वो आपसे कहेंगे ठीक है सर, आपके पास अभी डिग्री नहीं है, तो आप एक काम करें, आप एक अंडरटेकिंग लिख के हमको दे दीजिए। तो वो आपको एक ब्लैंक पेपर देंगे वहाँ पर A4 साइज़ का और आपसे कहेंगे कि सर आप एक अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए कि अगर आपका आगे इस पोस्ट के लिए चयन होता है तो आप आगे जब भी जिस स्कूल में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग होगी उस समय जब आपका एक रीड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आप उसको उपलब्ध करा देंगे। तो आप एक नॉर्मल से पेपर पे अंडरटेकिंग हेडिंग डाल के और लिख दीजिएगा कि मैं जो भी आपका नाम है ये घोषणा करता हूँ। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि आई डैश जो भी आपका नेम है डिक्लेयर डेट मेरे पास ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम पे नहीं था, लेकिन मैं अगर मेरा चयन होता है तो मैं इसको संगठन को आगे चल के उपलब्ध करा दूँगा। नीचे अपना साइन और अपना नाम और डेट डाल देनी है। आपका काम चल जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है वो रुकेगा नहीं और आपके इंटरव्यू से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। जो चौथा क्वेश्चन था वो था अगर किसी के पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है
उस फॉर्मेट में जिसमें KVS ने मांगा है। जैसा कि आपने kvsangathan.nic.in से जो भी प्रोफार्मा डाउनलोड किया होगा, उसमें OBC का प्रोफार्मा है, SC/ST का प्रोफार्मा है, EWS का भी है शायद, और PH का भी है। तो अगर आप इनमें से किसी प्रोफार्मा को फिल करके ले जाना भूल गए हैं, तो भी इस केस में भी आपसे एक अंडरटेकिंग लिखवा ली जाएगी एक और वो आपका मान लिया जाएगा। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपका नॉर्मल तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल लिख दिया जाएगा। अब एक दिक्कत जो वहाँ पर बच्चों को फेस हुई वो ये भी है कि आप लोग एक चीज़ को और इंश्योर कर लें अपना डॉक्यूमेंट्स में, कि जैसे कि जिस सब्जेक्ट कंसर्न के लिए आपने भरा हुआ है अपना फॉर्म KV का, और जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक बार अपने मार्कशीट में 3 साल की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसमें अपने उस सब्जेक्ट कंसर्न का परसेंटेज ज़रूर चेक कर लें। ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, मैंने देखा है ये सेंटर पर अपने इंटरव्यू के टाइम पर, कि कई सारे बच्चों के 50% नहीं है, जबकि KV ने अपने नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। आप लोग एक बार ज़रूर उसको पढ़ लें दोबारा से अगर पढ़ना चाहें तो, कि आपका जो भी सब्जेक्ट है जिसके भी लिए आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो TGT इंग्लिश हो, TGT मैथ्स हो, TGT SST हो, तो आपके उस सब्जेक्ट कंसर्न में 50% होने ज़रूरी हैं 3 सालों के मिलाकर। जैसे कि किसी ने कोई अपने TGT मैथ्स के इंटरव्यू के लिए जा रहा है सपोज़, तो उसने मैथ्स से BSc किया है, ठीक है। अब उसको मैथ्स सब्जेक्ट में, प्रॉपर मैथ्स सब्जेक्ट में उसको 50% वहाँ पर चाहिए होंगे। कैसे? BSc पार्ट 1, BSc पार्ट 2 और BSc पार्ट 3 में उसके 3 सालों के मैथ्स के टोटल मार्क्स जितने भी उसने ऑब्टेन किया है, और 3 सालों का जो भी मैथ्स का टोटल है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, और 3 सालों का मिलाकर अगर आपका 50% या उससे ऊपर बन रहा है तभी आप वहाँ पर एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। यही सेम क्राइटेरिया इंग्लिश, TGT इंग्लिश या TGT SST या जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी आपका सेम रहेगा। अगर आपका एग्रीगेट 3 सालों का मिलाकर 50% या उससे ऊपर है तभी आप एलिजिबल होंगे। तो आई होप मैंने आपके सारे ही क्वेरीज़ का आंसर कर पाया होगा ठीक से। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसको ऑथेंटिक तरीके से वेरीफाई करके फिर जो है आपको जेन्युइन आंसर आपको प्रोवाइड कराया जा सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।